नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी अब एक ऐसे फेज में एंटर कर रही है जहां प्लानिंग और रियलिटी मैच ही नहीं कर रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया 26 राफेल एम के बाद 31 और जेट लेने का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है और इसका मेन रीज़न है कि मिग-29 के फ्लीट 2035 के बाद सस्टेन नहीं हो पाएगी। कैरियर ऑपरेशंस में फाइटर जेट्स ही कोर होते हैं और अगर एयरक्राफ्ट कम पड़ गए तो कैरियर सिर्फ एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनकर रह जाता है एंड नेवी ये रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए अब वो इस गैप को पहले से एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। पर इनिशियल प्लान ये था कि इंडिजिनस TEDBF टाइम पे आ जाएगा और इम्पोर्टेड जेट्स की डिपेंडेंसी ग्रेजुअली कम हो जाएगी। लेकिन अब रियलिटी ये है कि TEDBF का डिज़ाइन ही अब तक फाइनलाइज नहीं हो पाया है और फंडिंग अप्रूवल्स तक क्लियर नहीं है और टाइमलाइंस लगातार पुश होती जा रही है। यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये कोई अनएक्सपेक्टेड डिले नहीं है। इंडिया के डिफेंस प्रोजेक्ट्स में डिले हर बार एक पैटर्न बन गया है और रिजल्ट ये होता है कि इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट करनी ही पड़ती है। राफेल एम का सिलेक्शन टेक्निकली लॉजिकल तो है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन प्लेटफॉर्म है और INS विक्रांत के साथ कंपेटेबल भी है, जिससे इंटीग्रेशन फास्ट होगी, ट्रेनिंग इकोसिस्टम रेडी हो जाएगा और नेवी को इमीडिएट कैपेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इशू ये है कि ये डिसीजन एक तरह से दिखाता है कि इंडिजिनस प्लेटफॉर्म टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहे। मतलब शॉर्ट टर्म में गैप फिल तो हो जा रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में डिपेंडेंसी एक्सटेंड हो रही है। और अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो ये एक तरह से रिपीटेड पैटर्न बन गया है, जहां पहले तो इंडिजिनस प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, फिर डिले होता है, फिर इम्पोर्टेड सिस्टम से गैप फिल किया जाता है और इस साइकिल को ब्रेक किए बिना हम सेल्फ रिलायंट कैसे बन सकते हैं। और TEDBF के केस में भी वही हुआ। नेवी ओपनली बोल रही है कि फ्यूचर में 80 एयरक्राफ्ट लेना है, लेकिन टाइमलाइन इतनी स्ट्रेच हो चुकी है कि बीच का पूरा डिकेड इम्पोर्टेड फाइटर्स पे डिपेंड हो जाएगा। एक और कंसर्न कॉस्ट का है। राफेल एम ऑलरेडी एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है। एडिशनल 31 एयरक्राफ्ट का मतलब ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन। अगर ये पैसा टाइमली इंडिजिनस डेवलपमेंट में लगता तो शायद डिपेंडेंसी कम होती और अब डबल स्पेंडिंग की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। साथ ही नेवी अपनी कैरियर फ्लीट एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रही है। INS विक्रमादित्य के बाद फ्यूचर कैरियर जैसे IAC-2 और इवन IAC-3 भी डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ भी सेम क्वेश्चन उठता है कि अगर फाइटर ही टाइम पे अवेलेबल नहीं हुए तो लार्जर कैरियर का फुल पोटेंशियल कैसे यूज हो पाएगा। खैर, इस पॉइंट पे क्या ही कहा जाए, कमेंट सेक्शन में आप ही बताइए कि आपका इसमें क्या कहना है। अगली खबर की बात करें तो तेजस MK2 में कुछ लेटेस्ट इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर अराउंड 200 kg हल्का किया गया है। तेजस MK2 में सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि मल्टीपल पार्ट स्ट्रक्चर को रिप्लेस करके सिंगल पीस कंपोनेंट्स यूज किए जा रहे हैं। पहले HAL तेजस MK1 में विंग और फ्यूजलाज के जॉइंट मल्टीपल छोटे पार्ट से बनते थे, जिन्हें रिवेट्स और फास्टनर्स से जोड़ना पड़ता था। हर रिवेट्स एक्स्ट्रा वेट और मेंटेनेंस का पॉइंट होता था और अब MK2 में बड़े कंपोनेंट्स एक ही ब्लॉक से मशीन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स कम हुए हैं और स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हुई है और सिर्फ इस चेंज से ही काफ़ी वेट सेव हो गया। दूसरा मेजर शिफ्ट है जिग लेस असेंबली। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में हैवी जिग्स यूज होते हैं जो स्ट्रक्चर को होल्ड करते हैं, लेकिन उनका प्रेशर हैंडल करने के लिए एयरक्राफ्ट में एक्स्ट्रा सपोर्ट स्ट्रक्चर ऐड करने पड़ते हैं। MK2 में डिजिटल अलाइनमेंट और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है, जिससे वो अननेसेसरी इंटरनल सपोर्ट्स हटा दिए गए हैं। इससे वेट कम हुआ और डिज़ाइन क्लीनर हो गया। कंपोजिट्स का यूज भी काफ़ी इंक्रीज किया गया है। अराउंड 90% सरफेस कार्बन फाइबर का है, जो लाइट वेट होने के साथ स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल भी होता है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो 200 kg वेट सेव हुआ है उसको सिर्फ एयरक्राफ्ट हल्का करने में यूज नहीं किया गया, उसको डायरेक्टली परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में यूज किया गया है। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी को इंक्रीज करके 3300 kg से ऊपर ले जाया गया है, जो MK1 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। इससे कॉम्बैट रेडियस और एंड्योरेंस दोनों इंप्रूव हो जाते हैं। पेलोड कैपेसिटी भी बेटर हुई है। एस्टिमेट्स के हिसाब से रफली 1.5 टन तक एडिशनल वेपन्स कैरी करने का एडवांटेज मिल रहा है, जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को डायरेक्टली इंप्रूव करता है। इसके साथ GE का F414 इंजन इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसके लिए फ्यूजलाज रीडिजाइन किया गया है। इस रीडिजाइन को सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए यूज नहीं किया गया, बल्कि पूरा स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज किया गया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है और पॉजिटिव साइड ये है कि ऐसे इंप्रूवमेंट्स फ्यूचर प्रोग्राम स्पेशली AMCA के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। पर कंसर्न वही पुराना है, डिजाइन और डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी प्रोडक्शन टाइमलाइंस और डिले एक चैलेंज हो सकता है। और अगली खबर की बात करें तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इंडियन आर्मी को 2000 प्रहार 7.62 mm LMG डिलीवर किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यह डिलीवरी टाइमलाइन से 11 महीने पहले कंप्लीट हो गई।
डिफेंस प्रोजेक्ट में नॉर्मली डिले देखने को मिलता ही है, लेकिन यहाँ रिवर्स हुआ है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल सिर्फ 6 महीने में रेडी हो गया, जबकि ऑफिशियल टाइमलाइन 18 महीने की थी। उसके बाद बल्क प्रोडक्शन क्लियरेंस मिला और सिस्टम डायरेक्ट फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में चला गया। ये वेपन एमपी के ग्वालियर फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर हुए हैं, जो इंडिया का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सेक्टर स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग हब माना जा रहा है। ये फैसिलिटी 100 एकड़ में स्प्रेड है और यहाँ बैरल मैन्युफैक्चरिंग से लेके बोल्ट कैरियर, रिसीवर फैब्रिकेशन, सीएनसी मशीनिंग, रोबोटिक्स, सरफेस ट्रीटमेंट, मेटलर्जी लैब और 25 मीटर अंडरग्राउंड फायरिंग रेंज तक सब कुछ एक ही जगह अवेलेबल है। इस फैसिलिटी की डिजाइन ही स्केल के लिए की गई है। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी अराउंड 1 लाख वेपन्स तक है और सोर्सिंग का 90% से ज़्यादा पार्ट डोमेस्टिक है, मतलब सप्लाई चेन भी इंडिया के अंदर बिल्ड हो रही है। इसके साथ कानपुर में एम्यूनेशन कम्प्लेक्स भी सपोर्ट दे रहा है, जिसका एनुअल आउटपुट अराउंड 300 मिलियन राउंड्स का है और फ्यूचर में मीडियम और लार्ज कैलिबर एम्यूनेशन भी यहाँ प्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है। और अगर नेवल साइड पे बात करें तो तक्षक हैवीवेट टॉर्पीडो प्रोग्राम अब एक डिसीजन फेज में एंटर कर रहा है, जहां एक्चुअल वैलिडेशन स्टार्ट होने वाला है। 2026 के अंत में इसका यूजर एवोल्यूशन ट्रायल कलवरी क्लास सबमरीन के साथ प्लान किया गया है और ये ट्रायल सबमरीन के रीफिट और मॉडर्नाइजेशन साइकिल के साथ अलाइन किए जा रहे हैं। प्रोग्राम का एक मेजर माइलस्टोन दिसंबर 2024 में अचीव हुआ था, जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नेवल ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिससे तक्षक को सप्टिक्स कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये सिस्टम क्रिटिकल है क्योंकि सप्टिक्स सबमरीन का कोर सिस्टम होता है जो सेंसर्स, फायर कंट्रोल और वेपन डिप्लॉयमेंट मैनेज करता है। अगर ये इंटीग्रेशन सेमलेस होता है तो टॉर्पीडो फुल्ली ऑपरेशनल इकोसिस्टम का पार्ट बन जाता है। INS कलवरी करंटली रीफिट फेज में है, जहां AIP प्लग भी इंस्टॉल किया जा रहा है और इसी फेज में तक्षक के स्विम आउट लॉन्च सिस्टम के हार्डवेयर को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। स्विम आउट सिस्टम का पर्पस है टॉर्पीडो को बिना कंप्रेस एयर के साइलेंटली रिलीज करना, ताकि सबमरीन का अकूस्टिक सिग्नेचर लो रहे और स्टिल्थ मेंटेन रहो। टेस्टिंग फेज काफ़ी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ड्राई और वेट हार्बर ट्रायल्स होंगे, जहां सबमरीन डॉक्ड कंडीशन में टॉर्पीडो लॉन्च करके वेरीफाई किया जाएगा कि एग्जिट स्मूथ है और कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है। इसके बाद सी ट्रायल्स होंगे, जहां सबमरीन रियल ऑपरेशन कंडीशन में अलग अलग स्पीड और डेप्थ पर टॉर्पीडो लॉन्च करेगी। यहाँ एक मेजर फीचर टेस्ट होगा, फाइबर ऑप्टिक गाइडेंस सिस्टम। इस सिस्टम में सबमरीन रियल टाइम में टॉर्पीडो को गाइडेंस डेटा भेज सकती है, जो ट्रेडिशनल फायर एंड फॉरगेट सिस्टम से ज़्यादा कंट्रोल और एक्यूरेसी देता है। लेकिन यही एक मेजर टेक्निकल चैलेंज भी है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो टॉर्पीडो के साथ कनेक्टेड होती है, अगर हाई स्पीड मनोवर या सडन टर्न के वक्त ब्रेक हो गई तो गाइडेंस लिंक इमीडिएट लॉस हो जाएगा। इसलिए इस सिस्टम की रिलायबिलिटी प्रूव करना ट्रायल्स का मेन ऑब्जेक्टिव होगा। अगर ये फेज सक्सेसफुल होता है तो 2027 में लाइव वॉरहेड टेस्ट प्लान किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो तक्षक प्रोग्राम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है और वरुणास्त्र के कंपैरिजन में इसका फाइबर ऑप्टिक गाइडेंस एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।